अगर कोई कल्पना करे, मतलब सोचिए कि एक T20 मैच चल रहा है, एक टीम 3 बहुत ही आसान कैच छोड़ देती है और उनका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, मेरा मतलब है वो दिग्गज जो सालों से विकेट के पीछे से पूरे मैच को किसी पपेट मास्टर की तरह कंट्रोल करता आया है, वो चोटिल होकर बाहर बैठा है। बिल्कुल, और सामने वाली टीम के पास मिस्ट्री स्पिनर्स की पूरी फौज हो। एग्जैक्टली। तो क्रिकेट के किसी भी सामान्य नियम के हिसाब से उस टीम को ये मैच हार जाना चाहिए, बुरी तरह हारना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह हारना चाहिए। लेकिन वो टीम न सिर्फ जीतती है बल्कि विरोधी टीम को पूरे 32 रनों से कुचल देती है। देखिए, ये सच में एक ऐसा सिनेरियो है जो क्रिकेट के हर पारंपरिक गणित को पूरी तरह से चुनौती देता है, और यही कारण है कि ये मैच इतना खास बन गया है। सही कहा। तो आज हम जिस विषय पर गहरी चर्चा करने वाले हैं वो है IPL 2026 का मैच नंबर 22, चेपॉक स्टेडियम की वो शाम जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने यानी CSK ने KKR के खिलाफ 192 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। और KKR को 160 रनों पर ही रोक दिया। बिल्कुल। हमारा आज का मिशन इस बात की तह तक जाना है कि महान MS धोनी, जो अपनी काफ इंजरी के कारण बाहर थे, उनके बिना भी CSK ने अपना ये विनिंग कॉम्बिनेशन कैसे खोज लिया। और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि KKR जैसी मजबूत दिखने वाली टीम, मतलब वो लगातार हारकर पॉइंट्स टेबल के बिल्कुल निचले पायदान पर क्यों संघर्ष कर रही है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं, क्योंकि स्कोरबोर्ड का ये जो 32 रनों का अंतर है ना, ये तो सिर्फ आधी कहानी बयां कर रहा है। असली कहानी तो उस रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध की है जो मैदान पर खिला गया। और वो जो मनोवैज्ञानिक युद्ध था वो टॉस के समय से ही शुरू हो गया था। जब कोई टीम एक ऐसे मास्टरमाइंड के बिना उतरती है तो विरोधी टीम का अप्रोच पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। और यहीं पे मुझे धोनी की कमी एक अलग रूप में दिखाई देती है। लोग अक्सर कहते हैं कि धोनी के बिना टीम ऐसी है जैसे शतरंज में वजीर का ना होना। राइट। लेकिन मुझे ये रूपक कभी पूरी तरह सही नहीं लगा। मुझे लगता है कि धोनी की अनुपस्थिति किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा से उसके कंडक्टर को हटा लेने जैसी है। अरे वाह, ये काफी दिलचस्प तुलना है। मतलब खिलाड़ी अभी भी अपने उपकरण बजाना जानते हैं, उन्हें पता है कि कब क्या करना है, लेकिन वो जो एक लय होती है ना, जो मैच के हर छोटे उतार चढ़ाव को समझकर तुरंत दिशा बदलती है, वो गायब हो जाती है। बिल्कुल। तो जब अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, तो क्या वो इसी कंडक्टर की कमी का फायदा उठाने की कोशिश थी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या रहाणे जानबूझकर नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को एक मुश्किल स्थिति में डालना चाहते थे, जहां उन्हें खुद फैसले लेने पड़े? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो रहाणे का ये फैसला सिर्फ पिच पढ़ने तक सीमित नहीं था। ये पूरी तरह से एक माइंड गेम था। हाँ, कैसे? रहाणे जानते हैं कि जब धोनी विकेट के पीछे होते हैं तो वो बल्लेबाज के हर छोटे फुटवर्क, हर मूवमेंट को पढ़ते हैं और फिर गेंदबाज को तुरंत एंगल बदलने का इशारा करते हैं। हाँ, वो माइक्रो मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। अब जब संजू सैमसन विकेट कीपिंग कर रहे थे, देखिए वे एक बेहतरीन विकेट कीपर जरूर हैं, लेकिन धोनी जैसी रणनीतिक माइक्रो मैनेजमेंट की क्षमता रातों रात तो नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। तो रहाणे चाहते थे कि CSK खुद टारगेट सेट करने के दबाव में आए, और KKR ने इम्पैक्ट प्लेयर रूल का भी बहुत ही आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। हाँ, उन्होंने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में जगह दी थी और फिन एलन को इम्पैक्ट सब के रूप में रखा था। राइट। और इसके जवाब में CSK की रणनीति देखिए, उन्होंने अकील हुसैन को इम्पैक्ट सब के तौर पर इस्तेमाल किया, जिन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व में युवा आयुष महात्री की जगह ली थी। मतलब दोनों ही टीमों ने अपने पत्ते बहुत सोच समझकर खेले थे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि टॉस और प्लेइंग 11 की ये पूरी थ्योरी जैसे ही पावर प्ले शुरू हुआ, धरी की धरी रह गई। हाँ, वो पावर प्ले सच में कमाल का था। हम हमेशा सुनते हैं कि T20 क्रिकेट मोमेंटम का खेल है, लेकिन इस मैच के पावर प्ले ने मोमेंटम को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। दोनों टीमों में पावर प्ले का जो कॉन्ट्रास्ट था, वही इस 32 रनों की हार जीत का सबसे बड़ा कारण बना। कोई भी अगर इन आंकड़ों पर नजर डाले, CSK ने पहले 6 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन ठोक दिए। 72 रन, वो भी तब जब कप्तान जल्दी आउट हो गए थे। हाँ, कप्तान गायकवाड़ के रूप में उन्हें बहुत जल्दी झटका लगा था। वो सिर्फ 6 गेंदों में 7 रन बनाकर अनुकूल रॉय की गेंद पर आउट हो गए। आमतौर पर जब कप्तान इतनी जल्दी पवेलियन लौटता है तो टीम थोड़ी संभल कर खेलने लगती है, लेकिन 19 साल के आयुष महात्रे ने इसके बाद जो किया, मतलब वो अविश्वसनीय था। उन्होंने तो पूरी तरह से गेम पलट दिया था। बिल्कुल। उन्होंने कैमरून ग्रीन जैसे अनुभवी गेंदबाज के एक ही ओवर में 21 रन झड़ दिए। मेरा सवाल यह है कि एक युवा खिलाड़ी, वो भी धोनी के बिना खेल रही टीम में, इतना रूथलेस इंटेंट कैसे दिखा सकता है?
देखिए, ये आधुनिक T20 क्रिकेट की नई मानसिकता है। इसे हम डेटा ड्रिवन एग्रेशन कह सकते हैं। अच्छा, थोड़ा समझाइए। महात्रे जानते थे कि कैमरून ग्रीन की सबसे बड़ी ताकत उनकी लंबाई है और वहां से मिलने वाला बाउंस है। लेकिन चेपॉक की पिच पर अगर आप एक खास लेंथ से गेंद को स्विंग नहीं करा पा रहे हैं तो वो बाउंस बल्लेबाज के लिए ही हथियार बन जाता है। महात्रे ने क्रीज का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने ग्रीन को सेटल ही नहीं होने दिया। बिल्कुल। और जब एक युवा बल्लेबाज इस तरह का पलटवार करता है तो विरोधी टीम के गेंदबाज अपनी मूल रणनीति भूलकर सीधे सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। और यही सर्वाइवल मोड केकेआर की हार की नींव बन गया, क्योंकि जब केकेआर लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनका पावर प्ले पूरी तरह से एक डरावना सपना साबित हुआ। 6 ओवर में सिर्फ 36 रन और 2 विकेट। हाँ, अंशुल कंबोज ने आते ही इंपैक्ट प्लेयर फिन एलन को सिर्फ 1 रन पर आउट कर दिया और फिर खलील अहमद ने सुनील नरेन को 24 रनों पर चलता किया। नरेन, जो हमेशा अपनी आक्रामक शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, वो खलील के सामने काफी संघर्ष करते दिखे। बिल्कुल। खलील ने ऐसा क्या अलग किया जो नरेन उस तरह से खुलकर नहीं खेल पाए? खलील अहमद ने यहाँ बहुत ही शानदार बॉडी लाइन और पेस ऑफ रणनीति का इस्तेमाल किया। देखिए, नरेन उस गेंद को सबसे अच्छा मारते हैं जो उनके रडार में आती है, यानी उनके स्विंग के आंक में। खलील ने उन्हें जगह ही नहीं दी। मतलब उन्होंने रूम नहीं दिया नरेन को। एग्जैक्टली। उन्होंने गेंद को नरेन के शरीर के करीब रखा और गति में लगातार बदलाव किया। जब नरेन जैसे बल्लेबाज का बल्ला खामोश होता है तो उसका असर दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज पर भी पड़ता है। एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। बिल्कुल। मुझे ये बात हमेशा खटकती है और शायद बहुत से क्रिकेट फैंस भी यही सोचते होंगे। क्या बात? क्या आधुनिक T20 क्रिकेट वास्तव में सिर्फ उन शुरुआती 36 गेंदों में तय हो जाता है? मतलब 120 गेंदों का खेल है, लेकिन अगर आपने पहले 6 ओवर में मैच गंवा दिया तो क्या बाकी के 14 ओवर सिर्फ औपचारिकता भर है? यह एक बहुत ही शानदार सवाल है। तकनीकी रूप से तो खेल 120 गेंदों का ही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से पावर प्ले अक्सर बाकी मैच का टेम्पलेट सेट कर देता है। एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज। हाँ, देखिए, सीएसके ने 36 गेंदों में 72 रन बनाए थे और केकेआर ने उन्हीं 36 गेंदों में सिर्फ 36 रन बनाए। मतलब सीएसके ने शुरुआत में ही 36 रनों की एक विशाल मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली थी। बिल्कुल। जब आप 193 रनों जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट आपके एक राक्षस की तरह आपके पीछे भागता है। वो प्रेशर तो अलग ही होता है। हाँ, जब फिन एलन और सुनील नरेन पावर प्ले में ही आउट हो जाएं, तो ड्रेसिंग रूम में जो दबाव बनता है वो बल्लेबाजों के पैरों को क्रीज पर जकड़ देता है। इस दबाव से उबरने के लिए आपको एक चमत्कारिक साझेदारी की जरूरत होती है जो केकेआर नहीं कर पाई। मतलब वो जो 36 रनों का घाटा था वो एक ब्लैक होल बन गया जिसने केकेआर की पूरी पारी को निगल लिया। सही कहा। लेकिन चलिए, केकेआर के इस पतन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, वापस सीएसके की पारी के मध्य ओवरों में। शुरुआती विकेट गिरने के बाद भी सीएसके 192 के स्कोर तक कैसे पहुंची, ये समझना बहुत जरूरी है। जब मैं इस मैच का अध्ययन कर रहा था तो मुझे सीएसके की बल्लेबाजी किसी अच्छी तरह से डिजाइन की गई मशीन के इंजन रूम जैसी लगी, जिसमें 3 अलग-अलग लेकिन बेहद जरूरी पुर्जे थे। और वो 3 पुर्जे थे संजू सैमसन, डेवॉल्ड ब्रेविस और आयुष महात्रे। बिल्कुल। महात्रे की तो हमने बात की। 17 गेंदों में 38 रन, 223.52 का भयानक स्ट्राइक रेट। वो तो पावर प्ले डिस्ट्रॉयर थे। हाँ, लेकिन सैमसन की पारी 32 गेंदों में 48 रन, 4 चौके और 3 छक्के। सैमसन ने इस मैच में एंकर और एग्रेसर दोनों की भूमिका एक साथ निभाई। और फिर डेवॉल्ड ब्रेविस, जिन्होंने 29 गेंदों में 41 रन बनाए। ब्रेविस आम तौर पर अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहां उन्होंने एक स्टेबलाइजर की तरह काम किया। उन्होंने सरफराज खान के साथ मिलकर मध्यक्रम को संभाला। सैमसन की पारी इस मैच का सबसे बड़ा मास्टर क्लास था, खासकर स्पिनर्स के खिलाफ। वो कैसे? देखिए, चेपॉक की पिच पर स्पिन खेलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन सैमसन ने जिस तरह से क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया वो स्पिनर्स को सेटल ही नहीं होने दे रहे थे। अगर गेंद थोड़ी भी शॉर्ट होती तो वे बैकफुट पर जाकर पुल मार रहे थे। हाँ। और अगर गेंद थोड़ी भी फुल होती तो वे फ्रंट फुट पर आकर स्पिनर के सिर के ऊपर से शॉट खेल रहे थे। और सैमसन की इसी तकनीक ने केकेआर की मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को पूरी तरह से प्रभावहीन कर दिया। चक्रवर्ती अपने 4 ओवरों में 26 रन देकर कोई विकेट नहीं ले पाए। हाँ, लेकिन केकेआर के बाकी गेंदबाजों ने कुछ शानदार व्यक्तिगत पल जरूर दिए। अरे हाँ, मुझे कार्तिक त्यागी का वो स्पेल देखकर रोमांच आ गया था।
4 ओवर 35 रन और 2 विकेट। वो स्पेल सच में कमाल था। लेकिन आंकड़े छोड़िए, वो जो डिलीवरी थी जिसने सैमसन को आउट किया, 148.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, एक परफेक्ट फास्ट यॉर्कर, और सैमसन का मिडिल स्टंप जमीन पर पड़ा था। बिल्कुल। मतलब जब 148 की गति से कोई गेंद आती है तो बल्लेबाज के पास प्रतिक्रिया देने के लिए 1 सेकंड का आधा हिस्सा भी नहीं होता। एकदम सही। 148 की गति पर एक यॉर्कर डालना बायोमैकेनिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके लिए आपको अपना रिलीज पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट रखना होता है। जरा सी भी गलती और वो गेंद या तो फुल टॉस बन जाएगी या हाफ वॉली, जिसे सैमसन जैसा बल्लेबाज आसानी से स्टैंड्स में भेज देता। त्यागी ने उस गति पर जो नियंत्रण दिखाया वो सच में अद्भुत था। और सिर्फ त्यागी ही नहीं, सुनील नरेन की गेंदबाजी भी देखिए। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 1 विकेट। हाँ, उनकी इकोनॉमी शानदार थी। उन्होंने सरफराज खान को, जो 23 रन पर खेल रहे थे, एक नकल बॉल पर क्लीन बोल्ड किया। मैं हमेशा से इस डिलीवरी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। कैसे एक स्पिनर नकल बॉल को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, नकल बॉल की पूरी साइंस ही धोखे पर आधारित है। अच्छा, कैसे काम करती है ये? आमतौर पर जब स्पिनर गेंद फेंकता है तो गेंद अपनी सीम पर घूमती है, जिससे हवा में एक मैग्नेस फोर्स बनता है, जो गेंद को हवा में थोड़ा ऊपर तैरने में या ड्रिफ्ट करने में मदद करता है। मैग्नेस फोर्स। हाँ, लेकिन जब गेंद को उंगलियों के पोरों से यानी नकल से पकड़ा जाता है तो उस पर कोई रोटेशन नहीं होता। गेंद हवा में बिना घूमे आती है और बल्लेबाज के अनुमान से बहुत पहले ही तेजी से नीचे गिर जाती है, जिसे हम डिप कहते हैं। मतलब सरफराज को लगा कि गेंद उनके पास आएगी, लेकिन वो हवा में ही डिप कर गई और सीधे स्टंप से जा टकराई। एग्जैक्टली। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है, 148 की गति वाली यॉर्कर और रहस्यमयी नकल बॉल, अगर केकेआर के पास ऐसे घातक हथियार थे तो फिर वे 192 रन कैसे लुटा बैठे? ये बात हजम नहीं होती यार। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि क्रिकेट एक पार्टनरशिप का खेल है, सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं, गेंदबाजी में भी। तो गेंदबाजी में पार्टनरशिप कैसे काम करती है? त्यागी और नरेन ने एक छोर से भारी दबाव बनाया, लेकिन दूसरे छोर से वो दबाव पूरी तरह लीक हो गया। वैभव अरोड़ा बहुत महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवरों में 55 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया। और चक्रवर्ती भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया। बिल्कुल। जब आप एक छोर से रन रोकते हैं और दूसरे छोर से बाउंड्री आ जाती है तो दबाव कभी बन ही नहीं पाता। और इसका पूरा फायदा उठाया शिवम दुबे और जेमी ओवर्टन ने। दुबे ने 12 गेंदों में नाबाद 13 बनाए और ओवर्टन ने 6 गेंदों में नाबाद 7। इन्होंने पारी के अंत में कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़कर स्कोर को 192 तक पहुंचा दिया। सही कहा। तो ये थी सीएसके की वो मशीन जिसने 192 का स्कोर बनाया। अब लौटते हैं उस 193 रनों के लक्ष्य के पीछा करने वाले हिस्से पर, जहां हमने देखा था कि केकेआर का पावर प्ले बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। हाँ। मध्य ओवरों में केकेआर की बल्लेबाजी ऐसी लग रही थी मानो T20 मैच के बीच में कोई टेस्ट मैच चल रहा हो। आवश्यक रन रेट 11 के पार जा रहा था और उनके बल्लेबाज एक एक बाउंड्री के लिए तरस रहे थे। अजिंक्य रहाणे ने 22 गेंदों में सिर्फ 28 रन बनाए और अंकृश रघुवंशी ने 19 गेंदों में 27 रन। इंटेंट बिल्कुल गायब था। और यहीं पर अफगानी स्पिनर नूर अहमद ने पूरी तरह से मैच को केकेआर की पहुंच से दूर कर दिया। नूर अहमद का वो स्पेल 4 ओवर 21 रन और 3 विकेट, वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने अपने 50 आईपीएल विकेट भी पूरे कर लिए। उन्होंने रहाणे को आउट किया, फिर कैमरन ग्रीन को, तो लगातार दूसरी गेंद पर लेग ब्रेक से गोल्डन डक पर बोल्ड कर दिया। गोल्डन डक यानी पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट होना बहुत ही निराशाजनक रहा होगा। हाँ, और फिर रिंकू सिंह, जिनसे केकेआर को बहुत उम्मीदें थीं, उन्हें भी सिर्फ 6 रन पर फंसा लिया। केकेआर के मध्यक्रम की तो जैसे रीढ़ ही टूट गई। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर कोई इस पूरे मैच को एक बड़े नजरिए से देखे तो एक बात समझ नहीं आती। चेपॉक की पिच वही थी, परिस्थितियां वही थीं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि सीएसके के स्पिनर्स उसी पिच पर आग उगल रहे थे और केकेआर के वर्ल्ड क्लास मिस्ट्री स्पिनर्स एकदम साधारण क्लब लेवल के गेंदबाज लग रहे थे? इस रहस्य का पर्दाफाश हमारे डेटा डैशबोर्ड के एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े से होता है। अगर हम दोनों टीमों के स्पिन डोमिनेंस की तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। वो कैसे? सीएसके के स्पिनर्स नूर अहमद और अकील हुसैन ने मिलकर अपने कोटे के ओवरों में केवल 4.7 के बेहद कसी हुई इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की, 47 रन देकर 4 विकेट। और केकेआर
इसके उलट केकेआर के स्पिनर्स ने 6.8 के इकोनॉमी रेट से 68 रन लुटाए और केवल 2 विकेट लिए। अरे बाप रे, ये अंतर तो बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या वरुण चक्रवर्ती अचानक अपनी लेंथ भूल गए थे या फिर सैमसन की बल्लेबाजी का खौफ था? देखिए, ये दोनों चीजों का मिश्रण था। केकेआर के स्पिनर्स ने हवा में गेंद को थोड़ा ज्यादा लूप दिया और लेंथ को थोड़ा फुल रखा। और चेपॉक में खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, चेपॉक में अगर आप स्पिनर को समय देंगे तो बल्लेबाज आपको सेट कर लेगा। इसके विपरीत सीएसके के स्पिनर्स, खासकर अकील हुसैन, ने बहुत ही फ्लैट ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने गेंद को ज्यादा हवा में नहीं उछाला। हाँ, उन्होंने गेंद को स्टंप टू स्टंप रखा और बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। जब आप स्टंप्स की लाइन में इतनी फ्लैट और तेज स्पिन गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज के पास क्रीज में पीछे जाने का, रॉक बैक करने का समय नहीं होता। और इसी वजह से केकेआर के बल्लेबाज क्रीज के अंदर ही फंसे रह गए। मतलब साफ है कि सिर्फ आपके पास मिस्ट्री होने से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी लाइन लेंथ और गति में सटीकता नहीं है तो बल्लेबाज आपको पढ़ लेगा। एकदम सही। अब अगर इस चर्चा को सुनकर किसी को ये लग रहा है कि सीएसके ने इस मैच में एक रोबोट की तरह परफेक्ट क्रिकेट खेला, तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैच के अंतिम हिस्से में जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। बिल्कुल, हम हमेशा सीएसके को उनकी एथलेटिक और चुस्त फील्डिंग के लिए जानते हैं, लेकिन इस मैच में उन्होंने 3 बहुत ही आसान कैच छोड़े। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉल्ट ब्रेविस और सरफराज खान, इन तीनों ने कैच टपकाए। T20 क्रिकेट में 3 कैच छोड़ने का सीधा मतलब होता है मैच को अपने हाथ से जाने देना। अंत के ओवरों में केकेआर की तरफ से जो लेट रेजिस्टेंस देखने को मिला वो इसी का नतीजा था। हाँ, रोहमन पॉवेल और रमनदीप सिंह ने अचानक गियर बदला था। बिल्कुल, उन्होंने मात्र 32 गेंदों में 50 रनों की एक ताबड़तोड़ साझेदारी कर डाली। पॉवेल 31 रन पर नाबाद रहे और रमनदीप ने 35 रन बनाए। वो साझेदारी एक पल के लिए सच में डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर अंशुल कंबोज ने डेथ बॉलिंग का वो बेहतरीन स्पेल डाला। वो स्पेल बहुत क्रूशल था। उन्होंने 32 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन उनका सबसे अहम विकेट था रमनदीप सिंह का। कंबोज ने एक यॉर्कर डाली, लेकिन वो कोई साधारण यॉर्कर नहीं थी। उस गति पर गेंद में सीम मूवमेंट था। यॉर्कर लेंथ पर गेंद को सीम कराना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। आमतौर पर यॉर्कर हवा में रिवर्स स्विंग होती है, राइट, लेकिन पिच पर टप्पा खाकर दिशा बदलना यानी सीम मूवमेंट, ये दर्शाता है कि कंबोज ने अपनी कलाई का कितना शानदार इस्तेमाल किया। उस एक गेंद ने रमनदीप को पूरी तरह से चकमा दे दिया और केकेआर की जो भी बची कुची उम्मीद थी उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बिल्कुल, यह एक शानदार विश्लेषण है, लेकिन वो जो 3 छोड़े गए कैचों वाली बात है ना, वो मेरे दिमाग में अभी भी घूम रही है। 3 कैच छोड़ने के बावजूद सीएसके मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कैसे सफल रही? ये एक बड़ा सवाल है। ये कैसे संभव है कि कोई टीम इतनी बड़ी बुनियादी गलतियां करे और फिर भी 32 रनों के भारी अंतर से जीत जाए? मुझे लगता है कि इसका जवाब उस स्कोरबोर्ड कुशन थ्योरी में छिपा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और मुझे लगता है आपकी थ्योरी बिल्कुल सटीक है। मैं समझाता हूं। जब आपके स्कोरबोर्ड पर 192 रन टंगे होते हैं तो वो स्कोर आपको गलतियां करने का एक कुशन या बफर दे देता है। 190 प्लस का स्कोर गणितीय रूप से आपको मैदान पर 2-3 गलतियां करने की छूट दे देता है। हाँ, आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर सीएसके का पावर प्ले मात्रे के कारण इतना आक्रामक न रहा होता और टीम का कुल स्कोर 160 के आसपास होता, तब यही 3 छूटे हुए कैच पूरी तरह से मैच करू केकेआर की तरफ मोड़ देते। सच में आक्रामकता ही सबसे अच्छा बचाव बन गई है और इस मैच के परिणाम ने दोनों टीमों के लिए टूर्नामेंट की तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। पॉइंट्स टेबल की जो वास्तविकता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, सीएसके जो इस मैच से पहले लगातार 3 हार से जूझ रही थी, उसने अब लगातार 2 जीत के साथ शानदार वापसी की है। 4 अंकों के साथ वे अब वापस दौड़ में हैं। लेकिन केकेआर की स्थिति वो बहुत ही चिंताजनक है। केकेआर के लिए अब केवल खतरे की घंटी ही नहीं बज रही है, बल्कि पूरा सायरन बज रहा है। हाँ, बिना किसी जीत के निचले पायदान पर 5 मैच हो चुके हैं और उन्हें सिर्फ 1 अंक मिला है, वो भी एक वॉशआउट गेम से। उनका सबसे बड़ा सिरदर्द उनके विदेशी खिलाड़ियों, खासकर कैमरन ग्रीन का फॉर्म है। अगर आपको टूर्नामेंट में बने रहना है तो आपके अहम खिलाड़ियों को प्रदर्शन करना ही होगा। बिल्कुल, केकेआर को अपने पूरे सामरिक दृष्टिकोण और बैटिंग ऑर्डर में तुरंत बदलाव करने की सख्त जरूरत है। जैसे खिलाड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। जी। सैमसन ने पिछले मैच में शतक लगाया था और आज 48 रन बनाए। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान के रूप में अपने व्यक्तिगत फॉर्म पर जरूर काम करना होगा। बिल्कुल,
कप्तानी का दबाव अक्सर व्यक्तिगत प्रदर्शन पर असर डालता है, जी। लेकिन जब टीम जीत रही हो तो कप्तान को अपनी फॉर्म वापस पाने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे धोनी के मैदान पर होने वाले जादू के बिना भी सीएसके ने डेटा, सटीक प्लानिंग और महात्रे के उस आक्रामक पावर प्ले के जरिए एक नया विनिंग फॉर्मूला तैयार किया। और केकेआर अपनी ही उलझी हुई रणनीति और स्पिन गेंदबाजी में लेंथ की कमी के कारण हार गई। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि श्रोता एक बात पर गहराई से विचार करें। वो क्या? हमने देखा कि सीएसके ने 3 बेहद आसान कैच छोड़े। क्रिकेट का एक पुराना नियम है, कैचेस विन मैचेस। हाँ, बहुत मशहूर कहावत है। लेकिन आज के इस हाई स्कोरिंग टी20 क्रिकेट के युग में, जहां बल्लेबाज 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, क्या बल्लेबाजी का इंटेंट इतना ज्यादा हावी हो गया है कि वो टीम की खराब फील्डिंग या अन्य बुनियादी गलतियों को पूरी तरह से छिपा देता है? ये सोचने वाली बात है। सोचिए, अगर आज केकेआर ने 193 का वो लक्ष्य हासिल कर लिया होता, तो कल के अखबारों की सुर्खियां क्या होती? क्या सब उन 3 छोड़े गए कैचों को ही हार का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण नहीं मानते? बिल्कुल, सारा दोष फील्डिंग पर ही मढ़ा जाता। तो क्या रन बनाने की अंधी दौड़ ने खेल के अन्य अहम पहलुओं जैसे शानदार फील्डिंग को थोड़ा धुंधला कर दिया है? क्या टी20 क्रिकेट में अब डिफेंस का मतलब सिर्फ स्कोरबोर्ड पर 200 रन टांग देना रह गया है? इस थ्योरी पे जरूर सोचिएगा। यह वास्तव में टी20 क्रिकेट के विकास और उसके भविष्य पर एक बहुत ही गहरा और विचार करने योग्य बिंदु है। तो इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। खेल की इन गहरी रणनीतियों और आंकड़ों की दुनिया में गोते लगाने में बहुत मजा आया। बिल्कुल। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक नए मैच, कुछ नई इंसाइट्स और ऐसे ही और दिलचस्प मोमेंट्स के साथ जो क्रिकेट देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देंगे। तब तक के लिए खेल का गहराई से आनंद लेते रहिए।